ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज है पार्ट 2 और आज की क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं विद अ टारगेट कि वो क्वेश्चंस हम 40 मिनट्स में कवर कर लें। आइए शुरू करते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आज की क्लास रहेगी, तो ये एक रैपिड फायर नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, जो इंसान प्रपोजल रखता है उसे क्या कहते हैं और जो उस प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। जाहिर सा छोटा सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। आंसर बताइए। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड व्हाट एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, क्लियर है? आंसर बताऊं? ओके, सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अरे मैम, ए होना चाहिए ना। प्रपोजल देने वाला प्रपोजर होता है और प्रपोजर एक्सेप्ट करने वाला प्रपोजी होता है। ग्रामेटिकली ओके तो ठीक है, आप सही हो, लेकिन जब आप इस लीगल कॉन्टेक्स्ट में लेके आएंगे, सबसे पहले ये एक ज्यादा स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है। स्टैंडर्डाइज तरीका है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, यानी जो प्रपोजल दे रहा है, जो वचन दे रहा है, उसे आप प्रॉमिसर बोलते हो। जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी कहलाता है। लीगल टर्म्स में हम ऑप्शन सी यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसीलिए भी गलत है बिकॉज ऑप्शन ए के अंदर आपको पता नहीं चल रहा है द स्टेटस ऑफ ऑफर। इज द ऑफर येट एक्सेप्टेड, और मतलब इज द ऑफर एक्सेप्टेड और येट टू बी एक्सेप्टेड। हुआ है या नहीं हुआ है एक्सेप्ट, आपको ऑप्शन नंबर ए को देख के पता नहीं चलेगा। भाई ऑप्शन नंबर ए को देख के तो आपको यही लग रहा है अब तक कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रपोजल देने वाला इंसान क्या कहलाता है और पर्सन जो उसे एक्सेप्ट करता है लेते हैं। तो जब कभी भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्रॉमिस कह लेते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है कि देने वाला जो ऑफर है उसे आप बोलते हैं प्रॉमिसर, और जो उस ऑफर को स्वीकार करता है वो हो जाता है प्रॉमिसी। लीगल टर्म्स के अंदर ऑप्शन सी ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन अगेंस्ट ईच अदर फॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली सेक्शन 2 सबसेक्शन ई से कट कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, सो आप मुझे बताएंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, ये सब की डेफिनेशंस भी मैं आपको समझाऊंगी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, किसकी डेफिनेशन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में आने वाली डेफिनेशन है। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर आप एनफोर्सिएबिलिटी लेके आ सकते हैं, जिसे आप एनफोर्सिएबल कर सकते हैं लॉ द्वारा, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है, ये याद रखिएगा। सो ऐसे एग्रीमेंट जिसको आप लीगली एनफोर्स करते हैं वो क्या कर बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स या अदर पार्टी क्या कहलाएगा? जो दूसरे की ऑप्शन पर एनफोर्सिएबल होता है उसे आप क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इसे आप कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब फ्री कंसेंट नहीं होती। क्या नहीं होती? फ्री कंसेंट नहीं होती दूसरी पार्टी की जिसे ऑफर दिया गया है, यानी कि प्रॉमिसी की फ्री कंसेंट जब नहीं होती है, या तो आप उसको कोअर्जन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से उससे कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक फ्रॉड का एग्जांपल देती हूँ। आप फोन लेने गए, फोन लेते वक्त आपको दुकानदार ने चालाकी की और कुछ डिफेक्ट्स आपसे छुपाए, दैट इज आपको धोखा दिया। आपने कुछ डिफेक्ट्स देखे नहीं जिसके चलते आपने खरीदने का निर्णय बना लिया। अब घर आके आपको इस सच्चाई का पता चलता है कि आपके साथ तो चीटिंग हुई है। तो नाउ व्हाट? अब इस केस में आपके ऊपर है, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है? जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं बिना कुछ बोले, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि आप पीड़ित पार्टी है, यू आर द अग्रीव्ड वन, तो आपके ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया जा सकता है। सो जब तक आप चुप हैं तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे नहीं करना ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू फर्दर, तो ये वॉइड हो जाएगा एट योर ऑप्शन। दैट इज आप क्योंकि पीड़ित पार्टी हो, आपके ऑप्शन पर ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सो इसे क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइड हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पीड़ित पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 कहां तक लागू होता है? व्हाट इज द स्कोप? ठीक है, पूरे भारत में लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पूरे भारत में लागू होता है, या सिर्फ भारत की कुछ यूनियन टेरिटरीज में लागू होता है, या फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू होता है? सोचो। आर्टिकल 370 जब अब उठा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, तब कब किया? 2019 में। उसके बाद से ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये एक्ट लागू हुआ था तब ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट नाउ दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। तो जब ये एक्ट आया था तब जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, तो अब लेकिन ये पूरे जम्मू कश्मीर को मिला के इंडिया पे सब पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। ऐसा एक्ट जो डील करता है विथ मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों डाला है? क्योंकि हम में से कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद है, पूरा नाम किसी को याद नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा सोचिए और प्लीज मुझे बताइए। आंसर कर दिया? सो करेक्ट आंसर इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर नहीं है। देखो ये दोनों के तो ईयर्स ही गलत है, सी और डी तो ऑप्शन गलत हो ही गया, लेकिन आंसर इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भले ही ये अंग्रेजों के जमाने में बना था, बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉज बना था, लेकिन यह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पे आप इंडियन वर्ड मत भूलिएगा। देखो यहां पर मैंने पहले ही आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। सो एग्रीमेंट जिसे लॉ द्वारा आप एनफोर्स नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। मतलब मैम वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है? तो आंसर इज नो, ये दोनों डिफरेंट है। समझिएगा, मैं आपको एक ऑप्शन के साथ समझाती हूं। मैं अपनी स्क्रीन लेके आती हूं। एक देखिए, एक होता है वॉइड अग्रीमेंट यानी शून्य समझौता, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य अनुबंध। देखिए वॉइड एग्रीमेंट ना बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही जीरो होता है, शुरुआत से ही उसको लॉ द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप स्मगलिंग की डील कर रहे हो, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपका कंसिडरेशन इलीगल है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपने माइनर के साथ किया है, किसी के साथ सट्टा लगाना, ये सब क्या है? ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से ही
जीरो है, शुरुआत से ही लॉ द्वारा इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, जिसे आप वॉइड अब इनिशियो भी बोलते हो, ठीक है। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल जो मैंने स्लाइड में यूज किया है मैं उसी को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए, आप अपने फ्रेंड के साथ, जहां पे आप एक गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, और आपने डिसाइड किया आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वो एक स्पेसिफिक आइटम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करोगे, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सरकार को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई कि सरकार ने उस गुड के ऊपर, उस आइटम के ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो क्या वो आइटम अब लॉ के हिसाब से ट्रेडेबल है क्या? नहीं। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है, वॉइड। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, जब आप एंटर हुए तब वो अच्छा खासा था, वैलिड था, लेकिन सिचुएशंस परिवर्तन ऐसे हुआ, उसके अंदर ऐसी चीजें बदली कि वो आगे चल के अनएनफोर्सिएबल हो गया, तो वो क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, शुरुआत से ही जीरो होते हैं, शुरुआत से ही उसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड होते हैं, लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते वो अनएनफोर्सिएबल हो जाते हैं, और बाद में जाके वो क्या होते हैं, इनवैलिड, यानी वॉइड बन जाते हैं। समझ आया? तो शुरुआत से ही लॉ द्वारा एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील ही नहीं हो सकते। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले अच्छे भले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में जाके लॉ द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, ठीक है। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ रही है स्लाइड, 2 मिनट, ये रहा। आप कब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट मानेंगे? आप कब मानेंगे कि आपने जब सामने वाले को प्रपोजल भेजा, ऑफर भेजा, वो ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है, उसका संचार हो चुका है, आप वो कब मानेंगे? When will you say कि ओके मेरा ऑफर प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गया है? रीड करिए, पॉज करिए स्लाइड को और आंसर करिए। ऑलराइट, सही जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। पता है कैसे? समझिएगा बात को। जब आपने किसी को ऑफर दिया है, जब तक उस बंदे को पता ही नहीं है मुझे ऑफर है कोई ऐसा, तब तक ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा क्या? सपोज मैंने ए का मेरा ऑफर है कि मैं ए को अपनी बाइक 20,000 में सेल करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक ये ऑफर ए तक पहुंचेगा ही नहीं, ए के नॉलेज में ये बात ही नहीं आएगी कि वंशिका इज ट्राइंग टू सेल मी हर ओल्ड बाइसाइकिल फॉर 20,000, तब तक ये ऑफर कंप्लीट माना जाएगा क्या कम्युनिकेशन? तो जब तक सामने वाले के नॉलेज में, जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है, उसके नॉलेज, उसके जहन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, उसके इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा उसका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब तक उसको लेटर रिसीव होगा, उसको रीड नहीं कर लेता, तब तक ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अच्छा, ऑफर क्या किया जाता है, एक्सेप्ट। तो सामने वाला एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकता है? व्हेन कैन बी, एक एक्सेप्टेंस रद्द कब की जा सकती है, कैंसिल कब किया जा सकता है एक पार्टी की ओर से? मतलब पार्टी ने पहले बोला कि ठीक है ठीक है, आई एम ओके, मैं हाँ भरता हूं इस ऑफर के लिए, लेकिन बाद में वो बोल रहा है नहीं नहीं, आई कैंसिल इट, मेरी तरफ से कोई हाँ नहीं है, मेरा जवाब अब चेंज हो चुका है, तो वो कब किया जा सकता है? व्हेन कैन बी एक एक्सेप्टेंस रिवोक्ड। पढ़ो, मैं 2 मिनट रुकी हूं, या स्क्रीन को पॉज कर दो। चलो आगे, पॉज करो, थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, पॉज कर सकते हो आप। मैं आपको आंसर बताती हूं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई ऑफर मिला है, आपने उसको पहले एक्सेप्ट कर दिया, अब आपको बोलना है कि नहीं
मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं, मैंने अपना जवाब बदल दिया है। तो आप तभी जवाब बदल सकते हो जब तक सामने वाले को आपका यस न पहुंचा हो। इसका क्या मतलब है? देखो, आप रिवोक करो, लेकिन अगर आप तभी रिवोक कर सकते हो जब तक आपकी सहमति का जवाब उस तक नहीं पहुंचा है। अगर उसको आपकी सहमति का जवाब पहले मिल गया, अगर उसको आपकी सहमति का जवाब मिल गया, तो आप रिवोक नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू रिवोक बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अगर उसे सहमति का जवाब मिल गया और उसे पता चल गया कि आपने हाँ बोल दिया है, तो आप नट नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे को एक लेटर लिखा जिसमें आपने उसके ऑफर को यस कह दिया, बट आपको ट्यूसडे को रियलाइज हुआ कि नहीं भैया, मेरे को ये ऑफर नहीं चाहिए, आई वांट टू कैंसिल इट। तो आपको एक और लेटर लिखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो लेटर ऑफ रिवोकेशन है, जो लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो यस वाले लेटर से पहले पहुंच जाए। क्योंकि अगर उसे यस का जवाब पहले मिल गया तो ऑफर का एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं किया जा सकता। ठीक है? सो अगर आपका कैंसिलेशन का लेटर पहले पहुंचता है एक्सेप्टेंस के लेटर से, तो ही आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, अगर आपको एक प्रपोजल है, एक ऑफर है, अगर उस ऑफर को आपको प्रॉमिस में बदलना है, एग्रीमेंट में बदलना है, प्रॉमिस मतलब एग्रीमेंट में बदलना है, तो एक्सेप्टेंस चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? अग्रीमेंट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो प्रपोजल, क्योंकि ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट करते हो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो आपको क्या चाहिए? एक वैलिड एक्सेप्टेंस चाहिए। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, आपको मुझे आंसर करना है। क्या एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए? क्या एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए? मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ऑप्शन ए और सी में से। क्या जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो उसको रीजनेबल मैनर में आपको कम्युनिकेट करना होगा? बताइए सही जवाब क्या होगा? सोचिए। सो सही जवाब इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है। एक है, सबसे पहले क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड का मतलब होता है आपने कोई कंडीशन ऐड कर दी है, आपने कोई क्या कर दी है? कंडीशन ऐड कर दी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि आपका एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? अनक्वालिफाइड। लेकिन आपका जो ऑफर है दैट कैन बी क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप अपने एक्सेप्टेंस के अंदर कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि क्या मेरी कार खरीदोगे? आपने बोला हाँ वंशिका, मैं तुम्हारी कार जरूर खरीद लूंगी, लेकिन उसको पेंट करवा दोगे तो मैं खरीदूंगी। तो क्या आपने उसमें एक कंडीशन ऐड कर दी? क्या आपने उसके अंदर उसे क्वालिफाई कर दिया कि अगर ये चीज होगी तो ही खरीदूंगी? सो एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। जो मैंने बोला आपको मंजूर है या नहीं, आप अपनी चीज ऐड मत करो। दैट इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जहां पर आप अपने एंड से कोई कंडीशन ऐड नहीं करते हो, उसे क्या बोलते हैं? अनक्वालिफाइड। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ऑफर जरूर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर जरूर कंडीशनल हो सकता है, यानी कि मैं बोल सकती हूं कि मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगी अगर आप 50 किलो आइटम परचेज करोगे। तो नाउ हियर आई एम एडिंग अ कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको वो ऑफर मिलेगा। ठीक है? सो ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल। ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। चलें आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, आपको जो ऑफर का एक्सेप्टेंस है ना, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक ऑफर दिया और मैंने बोला कि प्लीज आप अपना जो जवाब है ना वो मुझे ईमेल के थ्रू बता दीजिएगा, आपका हाँ है या ना है, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ लिख रहे हो या अपने व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हो, दैट इज नॉट कॉल्ड वैलिड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको क्या बोला? आप मुझे आपके
जो भी एक्सेप्टेंस है मुझे ईमेल पे बताइएगा। आप मुझे चिट्ठी लिख रहे हो, आप मुझे फोन कर रहे हो, नहीं चलेगा। आई वॉन्ट योर एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल। Only if you accept via email in my prescribed manner, I'll count it as valid acceptance. Clear है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मुबारक हो, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 और। प्रपोजल कब आप रिवोक कर सकते हो? अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है प्रपोजल कब रद्द कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रपोजल कब रद्द कर सकते हैं? रीड करिए, पॉज करिए स्क्रीन को। पॉज करिए स्क्रीन को। सोचिए क्या जवाब होगा। सारे ऑप्शंस रीड करिए, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है सारे के सारे। रीड किया? आगे बढ़ूं? ऑल राइट। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रपोजल कब रिजेक्ट किया जा सकता है। आप मतलब आपने एक प्रपोजल लॉन्च किया और आपने बोला कि नहीं नहीं प्रपोजल अब नहीं है, अब प्रपोजल ओवर। किस केस में कर सकते हैं? सबसे पहले जब तक सामने वाले ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ तब तक आप प्रपोजल रिवोक कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आप उस प्रपोजल को रिवोक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तो उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। अब कैसे रिवोक करोगे? वो ब्रीच हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर प्रपोजल रिवोक कर रहे हैं एनी टाइम व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ठीक है, सो एनी टाइम ये ऑप्शन गलत हो गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आइए हम देखते हैं। ठीक है, proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is incomplete as against the proposer but not afterwards. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete, या फिर a proposal may be revoked at any time after the communication of acceptance is complete. तो लास्ट ऑप्शन तो पक्का गलत है। ये देखिए इधर लास्ट ऑप्शन गलत था, बिकॉज आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए आप रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आप बोल रहे हो भाई सामने वाले की एक्सेप्टेंस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो है प्रपोजल रिवोक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला ऑप्शन क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रहा है, इसीलिए बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, बिफोर द एक्सेप्टेंस, इनकम्प्लीट नहीं, एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले। अच्छा, और कौन से केसेस है जहां पर आप अपना जो बोल सकते हैं ऑफर रिवोक कर सकते हैं, रिवोक हो सकता है? सबसे पहला केस बहुत इजी है, अगर आपने काउंटर ऑफर दे दिया सामने वाले ने, मैंने बोला कि मैं अपनी कार 20,000 में बेचना चाहती हूँ, सामने वाले ने बोला कि नहीं मैं 18,000 दूंगा, तो क्या उसने मुझे काउंटर ऑफर दिया? यस, काउंटर ऑफर देने की वजह से मेरा पुराना वाला ऑफर क्या हो गया? रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, अगर सामने वाले ने मेरा ऑफर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने जवाब ईमेल पे मांगा था, उसने जवाब व्हाट्सएप पे दिया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ऑफर रिवोक हो जाएगा, बिकॉज मैं उसको वैलिड एक्सेप्टेंस मांगूंगी ही नहीं और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर रिवोक हो गया। नेक्स्ट इज, अगर जिस बंदे ने ऑफर दिया उसकी डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, दिमागी संतुलन उसका खराब हो जाए, तो क्या ऑफर
कंटिन्यू रहेगा? नहीं। तो जिसने ऑफर दिया जब वही इंसान नहीं रहा तो फिर ऑफर रिवोक। नेक्स्ट इज फेलियर टू एक्सेप्ट द कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला था? ऑफर कंडीशनल होता है, हो सकता है। सो अगर आप उस कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। याद है मैंने आपको बोला कि अगर आप 15% का डिस्काउंट चाहते हो तो आपको 40 केजीज का गुड़ खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप 40 केजीज परचेज ही नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? कंडीशन ही मेट नहीं हुई, तो ऑफर रिवोक। अगर ऑफर आपने गिवन टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोला प्लीज आप मुझे आपके ऑफर का जवाब 7 दिन में दे देना, आप 10वें दिन आके बोल रहे हो आई एक्सेप्ट योर ऑफर। नहीं, ऑफर तो 7वें दिन ही खत्म हो गया। ठीक है। लास्ट इज बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी कि सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर ऑफरर नोटिस के थ्रू सामने वाले को बता दे कि भाई मैं अपने एंड से ऑफर रिवोक कर रहा हूं, तो भी ऑफर रिवोक माना जाएगा, बट एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए ये सब चीजें, बिफोर द एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी। मैं अभी पढ़ा के आई हूं आपको, जस्ट अभी कंप्लीट करवाया है क्वेश्चन नंबर 12। आंसर क्या होगा सोचिए जरा। आंसर इज एनफोर्सिएबल। भाई यहां बात हो रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी बात हो रही है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में तो क्या होता है? वैलिड होता है, लेकिन आगे चल के क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। याद करो वो गुड्स वाला एग्जांपल, जहां पे आप दो दोस्त मिलकर क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम। वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सरकार ने उस प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा दिया, तो आप लीगली अब उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब क्या हो गया? इनवैलिड। तो आगे चल के क्योंकि ये एनफोर्सिएबल नहीं रहता है लॉ द्वारा, ये क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, दो डिफरेंट डेट्स हैं। डेट जब कॉन्ट्रैक्ट इनैक्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब लागू हुआ, लागू नहीं सॉरी पास हुआ, पारित हुआ। इनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब सदन में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पारित किया गया कि ठीक है अब से ये एक एक्ट है। वो क्या तारीख थी? 25 अप्रैल। लेकिन वो लागू कब हुआ? एक्शन में कब आया? फोर्स में कब आया? वो हुआ 1 सितंबर 1872 को। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जब एक्ट पारित होता है वो तिथि अलग होती है, और जब एक्ट लागू होता है वो तिथि अलग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े हम लोग अब। ठीक है, हाँ है ना आपका? चलो ठीक है, लोड हो रही है क्वेश्चन नंबर 14, फिर आपके सामने आ जाएगा। ओके, प्रपोजल की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरी की पूरी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, जहां पे ऑफर की डेफिनेशन आती है, कॉपी पेस्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन में गड़बड़ है। यहाँ पे रीड करिए। मैं कैमरा 2 मिनट के लिए ऑफ कर देती हूँ ताकि आप सारे ऑप्शंस रीड कर पाए अच्छे से। कर लिए रीड? एक बार स्क्रीन को पॉज कर दीजिए ताकि मैं अगली वाली स्लाइड पे जाके आपको समझा सकूं। चलें आगे। रीड करिए ध्यान से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सी डेफिनेशन सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए की डेफिनेशन
क्यों, ये देखिए ऑप्शन ए के अंदर क्लियरली बोल रखा है कि जब आप किसी को ये बोलते हैं कि मैं कोई काम करने की इच्छा रखता हूं, आप अपनी विलिंगनेस व्यक्त करते हैं, या फिर आप बताते हैं कि भाई ठीक है मैं ये काम नहीं करूंगा, तो व्हेन यू से समवन दैट आई विल डू अ वर्क और आई विल नॉट डू अ वर्क, ताकि आप उसका अप्रूवल यानी कि असेंट ले सकें, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। तो एक चीज याद रखिए, प्रपोजल में आप सिर्फ हमेशा कुछ काम करने की बात नहीं करते हैं, कभी कभार आप ऐसा भी ऑफर देते हैं जहां पे आप बोल रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे 50,000 रुपीज देते हो तो मैं यहाँ पर आपके घर के पास, जो मेरे घर के पास में है, वो वहां पे बाउंड्री क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप कुछ न करने का ऑफर दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, अ टाइप ऑफ ऑफर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, अगर आप एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जो एक माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एन एग्रीमेंट विथ माइनर, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन आया है ये, और इसके भाई बंधु भी क्वेश्चन में आते हैं। कौन से भाई बंधु? आओ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये आंसर है वॉइड एग्रीमेंट। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड अब इनिशियो है, यानी कि ये शुरुआत से ही शून्य है, आप इसको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 16 साल के बच्चे के साथ कार बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हो, तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, आप इसको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हो। और कौन कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं? जैसे कि आप एक इनकम्पिटेंट पर्सन, माइनर भी एक इनकम्पिटेंट पर्सन ही तो है, सो एक इनकम्पिटेंट पर्सन जो दिमागी रूप से साउंड माइंड का नहीं है, जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसके साथ एग्रीमेंट करते हो, तो वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, तो शादी नहीं कर सकता, तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते हो शादी करने से, एक्सेप्ट माइनर, ठीक है, बच्चों की तो आप कैसे ही शादी करवाओगे। नेक्स्ट इज, अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे बायलैटरल फैक्ट ऑफ मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज गलत समझ बैठी हैं असेंशियल फैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट को। इफ दोनों पार्टीज मिसअंडरस्टैंड कर रही है फैक्ट से रिलेटेड बातों को, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड हो जाएगा, बिकॉज दैट इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोकते हो, वो भी एक क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट इलीगल है, तो जैसे आप स्मगलिंग या किसी को मारने का सुपारी वगैरह दे रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज इलीगल। तो ये क्या हो गया? एक इलीगल एग्रीमेंट हो गया, जो वॉइड, शुरुआत से ही वॉइड है, आप इसको पुलिस में जाके, कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, आप किसी को ये बोल रहे हो कि आजा मेरे साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करके तो भविष्य में मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, सो यू आर स्टॉपिंग द अदर पर्सन फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट, तो ये भी क्या है? एक वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, आप एग्रीमेंट का कुछ हिस्सा लीगल है, कुछ हिस्सा इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया जिसका कंसिडरेशन अगर इलीगल है, तो एग्रीमेंट इलीगल है, लेकिन सपोज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज इलीगल। कुछ पैसा आप बैंक अकाउंट में ले रहे हो उस एग्रीमेंट का, और कुछ पैसा स्मगल किए हुए गोल्ड के फॉर्म में ले रहे हो, तो स्मगल किया हुआ गोल्ड क्या एक अनलॉफुल कंसिडरेशन है? यस। तो अगर आपका पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी अगर अनलॉफुल हो जाता है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर आपके एग्रीमेंट में टर्म्स काफी अनक्लियर है, वेग है, कि मैं आपको कोई सामान बेचूंगा, आप कौन सा सामान बेचोगे? दिस इज वेरी अनक्लियर एंड वेग, तो ये शुरुआत से ही क्या हो जाएगा? वॉइड अब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सट्टे से संबंधित, गैम्बलिंग से संबंधित, बेटिंग से संबंधित जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? शुरुआत से ही इलीगल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। और इवन आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो ऐसे काम का जो इम्पॉसिबल है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दिस इज इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते हो ये, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, where a minor has entered into a contract
फॉर परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स, अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में चलो एंटर हो गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है टू परचेज नेसेसरी आइटम्स, उस केस के अंदर क्या होगा? क्या माइनर पर्सनली लायबल होगा? क्या माइनर का एस्टेट मतलब माइनर की जितनी भी प्रॉपर्टी है इज लायबल टू मेक गुड? क्या माइनर का गार्डियन लायबल होगा या फिर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन है? अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, यही आ रहा होगा ना, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो वॉइड एग्रीमेंट, कि माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला जो एग्जांपल है वो। अब यहाँ पर क्योंकि आप नेसेसरी आइटम्स सप्लाई करने की बात कर रहे हो, तो इस केस के अंदर माइनर का प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू रिकवर द अमाउंट। तो होता क्या है, अगर आप किसी माइनर को कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो बहुत नेसेसरी है उसके जीवन के लिए, तो माइनर पर्सनली लायबल तो नहीं है इवन फॉर द नेसेसिटीज। लेकिन अगर असेंशियल गुड्स लाइक फूड, क्लोथ, मेडिसिन से संबंधित वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो जो रीजनेबल कॉस्ट है वो माइनर की प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, कंसेंट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट? टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री। क्या वो जब सहमत होते हैं कंसेंट हो जाता है? जब वो एग्री करते हैं सेम चीज पर सेम सेंस में, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट के रूप में माना जाता है। क्या वो जब सेम चीज को समझते हैं उसे कंसेंट बोलते हैं, या फिर सेम बात पर एग्री करते हैं उसे कंसेंट बोलते हैं? करेक्ट आंसर देखें क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। सो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस। कहां गई मेरी स्क्रीन? ओके, अटक गई थी। जब दो या दो से मतलब दोनों इंसान सेम चीज पर सेम सेंस में एग्री करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई सेल यू माई व्हाइट कार, ठीक है, और बी को लग रहा है, देखो मैंने व्हाइट कार का मतलब बोला मेरी स्विफ्ट वाली गाड़ी, बी को लग रहा है मैं उसे अपनी व्हाइट वाली क्रेटा बेचने वाली हूँ, तो क्या हम दोनों सेम चीज पे एग्री कर रहे हैं? क्या नहीं, हम बात तो व्हाइट की कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्रेटा है, दूसरे मतलब मेरे दिमाग में स्विफ्ट है, उसके दिमाग में क्रेटा की बात चल रही है। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दोनों की डिफरेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन, कॉन्सेंट कब फ्री होती है? सहमति को कब स्वतंत्र माना जाता है? सोचो जरा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज जब उस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता। क्या होता है? जब कोई इंसान आपके ऊपर पावर में रहता है ड्यू टू अ रिलेशन, ड्यू टू योर स्टेटस। जैसे टीचर स्टूडेंट में टीचर इज हैविंग अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, माँ बाप में माता पिता बच्चों का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है, सो इस केस के अंदर सामने वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना मैन्युपुलेट कर सकता है बात मनवाने के लिए, तो उस केस के अंदर अगर मैन्युपुलेट करके अगर किसी से हाँ भरवाई गई हो, तो दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यू टू योर पोजिशन। ठीक है, सो अगर आप किसी से जोर जबरदस्ती से मारा कूटी करके आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन करके हाँ बुलवाते हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड कोअर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप मारा कूटी नहीं करते हो, लेकिन एक इमोशनल इन्फ्लुएंस हो जाता है, एक प्रेशर बिल्डअप करके हाँ करवाया जाता है ड्यू टू रिलेशन, दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड मतलब धोखे से हाँ करवाना, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन, अगर ए और बी, अब ए क्या है? कर्जे में है, किसके प्रति? बी
के प्रति, यानी ए ने बी से क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है, और बी एक बड़ा मोटा मनी लेंडर है गांव का। अब हो क्या रहा है कि एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इन दोनों के बीच में, जो अनकंसाइनेबल लग रहा है, यानी कि अनुसूचित लग रहा है। तो यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, अभी समझा के आई हूं वो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सोचो। यहाँ पर हो रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। भाई ऑलरेडी वो कर्जे के अंदर है, और जो सेठ है, मनी लेंडर है, वो उसको एक नया एग्रीमेंट बनवा रहा है, नया लोन दे रहा है पुराने लोन के बदले में, और विथ सम चेंज टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑलरेडी वो बंदा प्रेशर में है, तो दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पर एक ही कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है, समझ आया बात को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। जब कॉन्सेंट एक एग्रीमेंट में कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा होती है, तो एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ के आए हैं, इस टर्म को हम पढ़ के आए हैं। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? टाइप मैंने आपको समझाया है क्लास की शुरुआत में। पीड़ित पार्टी जब आवाज उठाए, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पीड़ित पार्टी अगर बोले कि नहीं, मुझसे जोर जबरदस्ती करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, मुझसे धोखा दे के साइन करवाया गया है, सो मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, दिस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, वो चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, और चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है। ये किसके ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना या कैंसिल करना? अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है, जो पीड़ित पार्टी है उसके ऊपर है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इसी के साथ वी रैप अप दी सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका यूजीसी नेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम जो आप दे रहे हैं, जिसका ये कोर्स में पार्ट है, वो सफल रहे। टेक केयर, लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वीकली बेसिस पे फाइल अपलोड करती हूँ, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसकी फाइल आपको एंड ऑफ द वीक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। थैंक यू।